लास्ट क्लास में जनरेशन देखा था। बोलो। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में प्योर काइनेटिक एनर्जी और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला वो सारे प्रॉब्लम देखे थे। यस सर। फिर वेलोसिटी एट अ पॉइंट रोटेशन ट्रांसलेशन, एक्सीलरेशन एट अ पॉइंट रोटेशन ट्रांसलेशन, ये किया था। हाँ सर। और वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशन वो इससे पिछले लेक्चर में शायद किया था ना। हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट और एक आगे वाला करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोलिंग मोशन। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, रोलिंग मोशन और टॉपलिंग दो बचा आपका, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिस्टम स्लो हो गया मेरा, पता नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रोलिंग मोशन। ठीक है, जब तक पेन आता है तब तक। रोलिंग मोशन का नाम सुने हो तुम लोग? बताया यस सर। क्या हुआ? सर, आपने बताया था रोलिंग मोशन। बताया था रोलिंग मोशन, वो बताया था रोलिंग दो टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। हाँ सर, वो V is equal to R। हाँ सर बोला था ना। हाँ सर, वो सब तो। अच्छा, वो बता चुका हूँ। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा हाँ, तो रोलिंग मोशन में मतलब रोलिंग मोशन बताया था और फिर वेलोसिटी और ये बताया था। सर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट भी कर दिया। रोलिंग हाँ सर। रोलिंग मोशन में ही आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। तो उस डेफिनेशन में बताया था कि अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो तो फ्रिक्शन पीछे लगता है, बैकवर्ड स्लिपिंग हो तो फ्रिक्शन आगे लगता है, स्लिपिंग नहीं हो हाँ। तो फ्रिक्शन नहीं भी लगता है। याद होगा? हाँ सर। तो किसी भी क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करेंगे कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ आया? हाँ तो आज हम लोग करेंगे फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। आया पेन। ध्यान से देखो, लिखेगा कोई नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए जस्ट मैं एक थ्योरी बना रहा हूँ। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट है मतलब ये क्या क्या हो सकता है? रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो इसका रेडियस आर है। इन जनरल मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये एफ फोर्स इधर लगा। ये फोर्स लगा किस हाइट पे? हाइट एच पे। ठीक है, अब मुझे देखना है कि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, किधर लगेगा। तो इसका और मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है,
बताओ इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लगेगा ना? लगेगा पक्का? किधर हाँ लगेगा, सर, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट लगेगा। तो देखते हैं। सर वेलोसिटी दे रहेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा ना वेलोसिटी। हाँ, लिखना कोई मत, सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत टू द पॉइंट, एकदम कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, आगे लगेगा पीछे लगेगा, अभी नहीं पता। जिधर मन उधर लगा देते हैं। मान लो मैंने आगे लगा दिया, तुम लोग बोल रहे हो पीछे लगेगा ना? हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ तो चलो मैं आगे लगा देता हूँ। मान लो फ्रिक्शन मैंने आगे लगा दिया। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ट्रांसलेशन का अगर लिखेंगे तो F प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma लिखेंगे। यस सर। हाँ सर। रोटेशन का लिखेंगे तो F इंटू एच, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज, माइनस फ्रिक्शन इंटू आर, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ सर। तीसरा, अगर प्योर रोलिंग है तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीनों इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं नहीं। श्योर? सर वो FH वाला टर्म समझा। यहाँ से h हाइट ऊपर f लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास के बाद इसका टॉर्क क्या होगा? F इंटू एच। हाँ सर समझ। इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो मुझे फ्रिक्शन मिलेगा। हाँ सर। तो सर E इज इक्वल टू आर अल्फा, तो यार नहीं करा क्या हुआ? सर। E इज इक्वल टू आर अल्फा हाँ, प्योर रोलिंग। फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, अब कॉपी करो और इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ, एक्सप्रेशन बताओ फ्रिक्शन का। ध्यान से देखो, बिल्कुल मिस मत करो दिमाग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो।
फिर MRH minus I divided by R plus H into L. बोलो, किसी ने बताया क्या? MRH minus I whole multiplied by alpha upon 1 plus H. अरे अल्फा से इंडिपेंडेंट आना चाहिए ना बेटा। ए अल्फा और फ्रिक्शन तीन अननोन है, हाँ तीनों से इंडिपेंडेंट बताओगे ना। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, ए अल्फा और फ्रिक्शन, ठीक है। में भेजा।
बोलो भाई लोग। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आया था, चैट में भेजा है। अरे कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं, चल देख मैं ही कर देता हूँ। सर फ्रिक्शन का एफ एम आर एच माइनस आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। हाँ ये कुछ सही लगता है, फिर से बोलो, ये सही लगता है, मैं नहीं सॉल्व करता हूँ। बोलो क्या है? एफ कॉमन एफ कॉमन एम आर एच माइनस आई MRH माइनस आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। आर स्क्वायर नहीं आया मेरा, अपॉन MR स्क्वायर प्लस आई प्लस आई। आई। हाँ सर, मुझे भी यही आया। देख लो पक्का यही है, क्योंकि मैं नहीं सॉल्व करने वाला ये, मतलब अगर आया 2-3 लोगों को यही तो मैं ठीक मान लूंगा। सब लोग अग्री कर रहे हो तो यहीं से आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, यही आ रहा है। इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। एफ MR स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो H/R माइनस आई अपॉन MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस I/MR स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, मैंने एक जनरल ऑब्जेक्ट लिया, जनरल पॉइंट पे फोर्स लगाया। अब इसके रिजल्ट को जरा एक एक करके ध्यान से देखो, सब लोग देखेगा, लिखने की जल्दबाजी मत करो। मैं मान लेता हूं कि H की वैल्यू R है, ठीक है। H की वैल्यू 0 और R के बीच कुछ भी हो सकती है। हाँ सर। तो मैं मान लेता हूं H = R है। या उल्टा कर दूं क्या? फिर दूसरा तरीका, ऐसे नहीं करे, चलो मैं मान लेता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है वो सही है, ठीक है। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि H/R शुड बी ग्रेटर देन I/MR स्क्वायर। यस सर। अच्छा, अब I का वैल्यू क्या हो सकता है? रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, यही सब कुछ कुछ हो सकता है सर। ना। अच्छा एक काम करते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 से भी अच्छा शुरू करते हैं, इक्वल टू 0 पर, मतलब कहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, आसान रहेगा इसके लिए। अच्छा, तो मुझे H की वैल्यू मिलेगी R इंटू I/MR स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज रिंग है या हॉलो सिलेंडर है, दोनों ही केस में I की वैल्यू MR स्क्वायर होगी। हाँ सर। इसका मतलब है H = R होगा, है ना। हाँ सर। इसका मतलब हुआ कि रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए, रिंग या हॉलो सिलेंडर पर अगर फोर्स यहां पर लगता है पेरीफेरी पर, तो ऑब्जेक्ट को, आई मीन रिंग या सॉलिड सिलेंडर को रोल करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा। हाँ सर।
है ना? इसका यही मतलब हुआ। Yes. बी, और कौन सा शेप ले बोलो, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर? हम्म, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर लेंगे तो आई की वैल्यू mr²/2 होगी। हाँ सर। yes. तो आई की वैल्यू mr²/2 होगी, तो देखोगे h की वैल्यू r/2 होगी। यस सर। लिख नहीं रहे हो ना तुम लोग? नहीं सर। अच्छा, कोई नहीं लिख रहा है ना? सर लिख रहा था। लिख रहा था तो नहीं, तो क्या कि ये कोई थ्योरी नहीं है, जरा वो समझाना है। मैं सोच रहा हूँ फ्रिक्शन जीरो करके बताऊं, या कोई एक शेप ले लूं फिर उसी में बता दूं कब जीरो, कब आगे, कब पीछे। क्या, चलो लिख रहे हो तो ये शुरू कर देता हूँ। तो h इज इक्वल टू r/2, मतलब डिस्क के केस में अगर r/2 हाइट पर फ्रिक्शन लगता है, फोर्स लगता है, अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है रोल करने के लिए। समझ आया? हाँ सर। ये सब आपको याद करना अब है ऐसा नहीं है, जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोलिंग में फ्रिक्शन का रोल होता क्या है। वो ट्रांसलेशन के जैसा नहीं है कि रिलेटिव मोशन ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो फ्रिक्शन फिक्स, मतलब आप आसानी से डिसाइड कर लेते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है? इसी तरह अगर हॉलो स्फीयर होगा तो देखो h की वैल्यू r/2 आएगी, सॉरी 2r/3 आएगी। हाँ सर 2/3। हाँ सर। और यही अगर सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है, तो h की वैल्यू 2r/5 आएगी। yes सर। आया समझ में? तो मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई कि कब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो केस 1, केस 1 बहुत हो गया। फिर फ्रिक्शन पॉजिटिव करके देखते हैं, फिर फ्रिक्शन का उल्टा डायरेक्शन लेके देखते हैं, तो पता चलेगा कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है, उसके हिसाब से फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। ठीक है? यस सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। बस।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। सर एक सेकंड। हो गया सर। हो गया। अब देखो, ये तो हुआ फ्रिक्शन कब नहीं लगेगा। केस 2, फ्रिक्शन कब फॉरवर्ड लगेगा। अब तुम लोग आसानी से कर दोगे। फ्रिक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव आएगा तभी फॉरवर्ड एक्ट करेगा। यस सर। रिंग से ही स्टार्ट करो। तो रिंग का जो एक्सप्रेशन है, ये इसमें आई के बदले mr² पुट करोगे तो h की वैल्यू r से ज्यादा होनी चाहिए, हाँ सर। जो कि हो नहीं सकती। यस सर। तो रिंग के लिए नेवर, है ना। हाँ सर। रिंग और हॉलो सिलेंडर, सॉरी हाँ, हॉलो सिलेंडर के लिए नेवर। आई बात समझ में? यस सर। सो फॉर रिंग ऑब्लिक हॉलो सिलेंडर, आएगा h शुड बी ग्रेटर देन greater than r, which is not possible, है ना। यस सर। अच्छा, दूसरा, फॉर डिस्क ऑब्लिक सॉलिड सिलेंडर, ये मत समझो कि एकदम ये रूल है। वो तो इस केस में जब एक ही फोर्स लग रहा है, मल्टीपल फोर्स भी लगेगा तो ऐसे ही सॉल्व करके देखेंगे। ये तो बताने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए जिद पकड़ के नहीं बैठिए कि इधर ही लगेगा, इतना ही लगेगा। सॉल्व कीजिए, जो होगा वो देखेंगे। ये मतलब है समझाने का, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए h शुड बी ग्रेटर देन r/2, r/2। है ना। हाँ सर, r/2 ज्यादा। इसी तरह फॉर हॉलो स्फीयर, 2r/3। समझो तो ये 10-12 क्वेश्चन है जो मैं एक ही साथ करा दे रहा हूँ। ये सब इंडिविजुअली प्रॉब्लम ही है, अलग अलग शेप, अलग अलग पोजीशन में डाल डाल के फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पूछता रहूं। कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं। फॉर सॉलिड स्फीयर, सर 12 हो सकते हैं। हाँ, h शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2r/5। तो ये सारे पोजीशन पर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा। केस 3, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड कहाँ लगेगा। तो जब फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा तब हम लोग बैकवर्ड कहेंगे। यस सर, यस। लेस देन 0। That is friction to act in backward direction। तो जैसे रिंग है, अगर रिंग या हॉलो सिलेंडर, क्या होगा इसमें।
बोलो। सिर्फ इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले को। H less than R, that is always, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। स्टेडी पर R H इज इक्वल टू R को छोड़कर हमेशा बैकवर्ड लगेगा। यस सर। डिस्क ऑब्लिक सॉलिड सिलेंडर में H लेस देन R/2, हॉलो स्फीयर में 2R/3, इसी तरह इसका भी खुद से लिखो, एक फोन आ रहा है।
लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रोलिंग के केस में फ्रिक्शन को लेकर कोई रिजिड कॉन्सेप्ट मत रखो। ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब याद रखो, ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बट हाँ ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि फ्रिक्शन के केस में आई मीन रोलिंग के केस में फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंड करता है कितना अवेलेबल है। अच्छा, तो दो बातें ध्यान रखो। फर्स्ट, friction may act forward or backward direction, as well as may not act depending on situation. नंबर 2, अब ये तो मैंने फ्रिक्शन निकाल के देख लिया कि कितनी जरूरत है, समझ रहे हो? हाँ सर। वो तो फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन निकाला किसी एक इन जनरल हाइट एच के लिए, वो तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है ना। जो फ्रिक्शन अवेलेबल है उसका क्या है ना। तो जो फ्रिक्शन का हम लोगों को एक्सप्रेशन मिला है वो कुछ ऐसा था, अगर आपको याद होगा तो F इंटू एच बाई आर माइनस आई अपॉन एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही मिला है। यस सर। तो ये तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट अवेलेबल फ्रिक्शन से छोटा या बराबर होना चाहिए। हाँ सर। इस एग्जांपल में n की वैल्यू mg के बराबर होगी। हाँ सर। तो देन ओनली object will perform rolling without slipping। क्लियर है? हाँ सर। ये दोनों नोट लिख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
डन सर। हुआ? लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो एक पहले छोटा सा क्वेश्चन देखो। चलो फटाफट करो, आज हर टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा कुछ ना मतलब बच्चे तो फिर एक टॉपिक छोटा सा बचेगा टॉपलिंग, नेक्स्ट लेक्चर में फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर तो सर gyration चलो इसको कॉपी करो। सर तो नेक्स्ट लेक्चर डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं HCV के। हाँ हाँ, नहीं अभी एक नेक्स्ट लेक्चर और थोड़ा पढ़ाऊंगा एक दो चीज। ठीक है सर। फटाक से इसको करो जल्दी।
आया कुछ? बोलो। देखो इनिशियली इसके पास लीनियर स्पीड है, हाँ या ना? हाँ सर। एंगुलर स्पीड रहेगा तो रोलिंग होगा, हाँ तो सर। लीनियर स्पीड है और एंगुलर स्पीड 0 है, तो रोलिंग के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। तो बचा क्या? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करेगा कि v को डिक्रीज करके और ओमेगा को इंक्रीज करके, ओमेगा को 0 से इंक्रीज करके और v को v0 से डिक्रीज करके, जैसे ही ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा। हाँ सर। ये लॉजिक समझ आया कि नहीं? यस सर। इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v0 है और ओमेगा नहीं है, और हमारे पास फ्रिक्शन के अलावा कोई और टूल नहीं है। हाँ सर। बोलो। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और कहीं कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, तो एक ही फोर्स है ना, फ्रिक्शन। हाँ सर। तो वो फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करेगा कि इसके लीनियर स्पीड को डिक्रीज करे और एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करे। ये लॉजिक समझ आया कि नहीं? हाँ सर। यस। हाँ सर समझा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हाँ सर। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यस सर। तो अल्फा मेरा हो गया प्लस ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर अपॉन आई, हो गया। हाँ सर। और लीनियर एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास। हाँ सर। पक्का? तो टी टाइम के बाद v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। तो v क्या हो जाएगा? v0 माइनस फ्रिक्शन अपॉन m इंटू टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा का मतलब अल्फा टी। बोलो। एक मिनट। ऐसा बोलो। यस सर। सो आर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू टी। अल्फा क्या है? एफ इन फ्रिक्शन इंटू आर अपॉन आई इंटू टी। ऐसा हाँ सर। आई का वैल्यू दिया हुआ है सी एम आर स्क्वायर सी टाइम्स, दिया है ना? हाँ सर। तो ये हो गया वी नॉट माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास इंटू टी। दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू आर स्क्वायर अपॉन सी टाइम्स एम आर स्क्वायर इंटू टी। ऐसा। सो वी नॉट इज इक्वल टू टी कॉमन, rather t upon m कॉमन। सर फ्रिक्शन भी कॉमन आ जाएगा ना? हो जाएगा ना? सभी कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्रिक्शन इंटू टी अपॉन एम कॉमन 1 प्लस 1 बाई सी। हाँ ऐसा कुछ। यस सर। तो यहाँ से टाइम t की वैल्यू मिल जाएगी m इंटू वी नॉट upon FR अपॉन Into फ्रिक्शन इंटू 1 1 plus 1 by C. सी। ऐसा कुछ टाइम मिलेगा। हाँ सर। आया समझ में सबको? Yes sir. पक्का? Yes sir.
क्या निकालना था हम लोगों को? टाइम ही निकालना था क्या? हाँ सर। हाँ सर, टाइम और वी नॉट। टाइम और वी नॉट, हाँ। तो ये टाइम हो गया। और फ्रिक्शन तो यहाँ पर स्लिपिंग होगा तो म्यू एम जी होगा। स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन तो म्यू एम जी ही होगा ना, न कम न ज्यादा। हाँ Yes, sir. हाँ सर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे म्यू एम जी। तो मुझे टाइम क्या मिल जाएगा देखो तो, एम वी नॉट अपॉन म्यू एम जी into 1 plus 1 by c. So v naught upon mu g into 1 plus 1 by c. ये आंसर हो गया टाइम का। ओके सर। सर म्यूजिक को ये भी लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन सर। और v पूछा है तो v हमारा क्या होगा देखो, तो v नॉट माइनस फ्रिक्शन अपॉन m इंटू टी। v नॉट माइनस फ्रिक्शन अपॉन m इंटू टी। तो t का ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दो। सो v नॉट माइनस फ्रिक्शन अपॉन m, है ना, और t का वैल्यू फ्रिक्शन के टर्म में ही पुट कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। एम वी नॉट अपॉन फ्रिक्शन 1 प्लस 1 बाई सी। सर एम वी नॉट अपॉन फ्रिक्शन 1 अपॉन 1 बाई सी। तो एम फ्रिक्शन सो वी नॉट कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई सी। इसको और थोड़ा ठीक कर लो। तो वी नॉट इंटू 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी माइनस सी चला जाएगा, वी नॉट अपॉन 1 प्लस 1 सी। प्लस। कॉपी कर लो इसको समझ के। सर हाँ बोलो। सर वो t इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू जी इंटू 1 प्लस 1 बाई सी लिखा है, तो म्यू जी को a लिख सकते हैं ना, अरे एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कहाँ मालूम है? ओके आंसर में कभी भी ऐसा वेरिएबल क्यों घुसाएंगे जो कि क्वेश्चन में नहीं है? ओके ओके। फिर एक्सेलरेशन को फिर लिखोगे फ्रिक्शन बाय मास, तो फिर तो वही आ जाएगा ना। समझा कुछ? हाँ हाँ समझा। तो जल्दी कॉपी करो। सर बोलो। सर ये वी नॉट माइनस एफ फ्रिक्शन अपॉन m इंटू टी इज इक्वल टू r फ्रिक्शन इंटू r अपॉन i इंटू टी, ये कैसे मिला एक बार से समझा दो ना सर, वही क्वेश्चन। कौन सा? ये अपना ये आफ्टर टाइम t v इज इक्वल टू इक्वल टू यू प्लस एटी। सॉरी v इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, उससे निकला। ओके ओके।
एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है। हाँ सर, अल्फा टी। यस। Done, sir. हो गया। हाँ सर। इसको ओरली भी, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लिख लिया सबने? हाँ सर। अब ये देखो, ये मोस्टली कहीं रेयरली मेंशन रहता है, ध्यान से समझो। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड पर, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो हमेशा 0 होगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर भाई, हाँ सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो टॉर्क यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लगा, नॉर्मल इधर लगा, और mg भी इसी लाइन में है। तो ये जो पॉइंट P है, इसके अबाउट तो टॉर्क 0 ही होगा ना हाँ हमेशा। मतलब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ सर। अच्छा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट P। देखना ओरली कैसे सॉल्व होता है। तो जब रोलिंग नहीं हो रहा था तो ट्रांसलेशन था, तो m इंटू वी नॉट इंटू आर, यही एंगुलर मोमेंटम था। यस सर। और जब रोलिंग शुरू हो गया तब इसकी स्पीड हो गई v, तो m इंटू वी इंटू आर।
हाँ प्लस सर। आई ओमेगा, हाँ सर, है ना? यस सर। और रोलिंग स्टार्ट हो गई तो ओमेगा इज वी बाई आर, है ना? हाँ सर, तो भी आ गई और आई क्या दिया हुआ है? CMR CMR square. सी एम आर स्क्वायर। सो सी एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, कुछ ऐसा। तो ये हो गया एम वी आर कॉमा 1+C, एम वी आर इंटू 1+C, ऐसा कुछ। और सर MR कट गया आवाज। वाह यार, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। एम और आर कट गया तो V मिल गया, V0 अपॉन 1+C। पहले भी यही आया था। हाँ सर, ये आया था। बट हाँ, इस मेथड के साथ है कि एग्जैक्टली फ्रिक्शन किधर लग रहा है, कितना लग रहा है, कब लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, वो सब कंसेप्ट बीच में से गोल हो जाता है। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आता है टाइम बचाना है तो ये मेथड भी सही है। जल्दी से कॉपी करो और प्रैक्टिस कराता हूँ। आगे बढ़ू? बोलो। यस हाँ सर। सर। इसको सॉल्व करो। नहीं गाड़ी में गिर गया पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मिलेगा तो तू रख, नहीं चाहिए ना ये।
हो गया? एक सेकंड। हो गया? -5m v naught square by 18. -5m v naught square upon 18. बोलो। -5m v naught square by 18. माइनस कैसे आ गया? माइनस आया क्या? हाँ माइनस तो सही होगा, मतलब अपोजिट होगा। हाँ माइनस तो सही बोल रहे हो, माइनस होगा। तो देखते हैं चलो कैसे किया ये बताओ, उससे पता चलेगा। Work done has change in kinetic energy used किया। हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। Yes, Yes, sir. -3/18 है। वेरी गुड, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो वेरी गुड। और वो आपकी मेथड 2 आपने जो बताई थी उससे v भी आ गया। आंसर क्या आया? -5m v naught square by 18. नहीं, गलत आया। -3/18। तो देखो इधर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m v0 square, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ m v square प्लस ½ I ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा इज v by r, so ½ m v square कॉमन 1 प्लस I अपॉन Sir, mr 16/5 स्क्वायर। ऐसा आता होगा, ऐसा होगा। हाँ सर। और बोला Yes, है sir. क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, मतलब I इज mr स्क्वायर बाई 2, Yes sir। Yes, sir. so ½ m v square into 1 plus 1 by 2, so 3/4 mv square। तो v नॉट के टर्म में क्या आया था ऊपर? v नॉट अपॉन 1 प्लस c। और सर C C की half जगह V। 2/3 दे देंगे। c की जगह क्या लिखेंगे? 1/2. अच्छा 1/2। 1/2। तो ऐसा कुछ होगा। हाँ हाँ, सर। sir. So 3/4 mv0 square into 4/9, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. हाँ सर। तो mv0 स्क्वायर बाई 3, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया। Yes, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। Change in kinetic energy is equal to what? Applying work energy theorem, work done by all forces is change in kinetic energy
तो ऑल फोर्सेस में फ्रिक्शन ही बचा। हो गया ऐसा? बोलो। यस सर। हाँ सर। क्या आंसर आएगा? -mv0 स्क्वायर बाई 6। ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ सर, मैंने -3/18 बोल दिया था, -1/6 ही। जल्दी कॉपी करो। एक और करो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। इसको कोशिश करो। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था फर्स्ट वाला, उसमें v था और ओमेगा नहीं था उसके पास। इसमें ओमेगा है और v नहीं है उसके पास। अदरवाइज क्वेश्चन सिमिलर है, तुरंत करो। So 3/2 ओमेगा नॉट होगा।
डन सर। क्या आंसर आया? 7 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 5। गलत है। 2/7 आर ओमेगा। 2/7 वाला सही है शायद। देखो इधर, जैसा अभी किया था मोमेंटम कंजर्वेशन वैसे ही करेंगे। वो थोड़ा आसान मतलब इजी रहता है ना? हाँ सर। तो कौन सा सॉलिड स्फीयर है ना, तो अभी मोमेंटम होगा आई ओमेगा नॉट, और फाइनली हो जाएगा आई ओमेगा प्लस एम प्लस वी एम आर। वी आर। हाँ सर। तो मुझे लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दोनों चाहिए, तो ठीक है। v को r बाई ओमेगा लिख सकते हैं, r ओमेगा लिख सकते हैं। तो हाँ आई सर। प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा मुझे मिल गया आई ओमेगा नॉट अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। कौन सा है? सॉलिड स्फीयर है, तो आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। यस सर। तो वैल्यू पुट कर दो, 2/5 एम आर स्क्वायर हटा दो, तो 1 प्लस 2/5 ऐसा, तो 5 2/7 ओमेगा नॉट हो गया ओमेगा। हाँ सर। और v कितना हो जाएगा? r ओमेगा। तो 2 ओमेगा नॉट r/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? जल्दी फटाफट। हाँ सर बढ़िया। लिख लिया सबने? देखिए, कोशिश करो। देखने में ऐसा लगता है, बस ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट केस किया था जिसमें ऊपर रिंग के आई मीन किसी के पेरिफेरी पर फोर्स लग रहा था, ये वैसा ही क्वेश्चन है, हाँ सर। क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है। तो वो जो मैंने एस लगाया था, वो ध्यान से देखोगे तो वही क्वेश्चन है ना? हाँ सर। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखोगे जस्ट ऐसा ही, तो मैंने फ्रिक्शन का कुछ किया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, हो गया। अदरवाइज ऐसे सोचोगे तो फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा कि ओमेगा को डिक्रीज और v को इंक्रीज करेगा, सर राइट में लगेगा ना? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग। फ्रिक्शन इस केस में यहाँ पर होगा, हाँ सर। है ना? और इस फ्रिक्शन की वैल्यू जब तक रोलिंग स्टार्ट नहीं होता है म्यू एम जी ही रहेगा, न कम न ज्यादा। तो वो फोर्स वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, बट ये मोमेंटम वाला मेथड छोटा है इसलिए ऐसा किया। ठीक है, यस सर। चलो इसको कोशिश करो जल्दी।
सर 2 mg डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M, नीचे स्मॉल m का एक्सेलरेशन। क्या आंसर बोला? सर 2 mg डिवाइडेड बाय 2m प्लस कैपिटल M। गलत है, क्या निकालना था? सर 2mg अपॉन कैपिटल M माइनस 2। ध्यान से देखो सब लोग, गलती कहाँ होती है इसमें, सब लोग देखेगा, सबसे वही गलती हुई है। अगर इसका एक्सेलरेशन, ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसका एक्सेलरेशन अगर ए आगे है तो इसका एक्सेलरेशन कितना नीचे होगा? बोलो बोलो। सर A नहीं होगा। नहीं, 2a होगा। ए तो तब होता जब ये अपनी जगह ही घूमता रहता, ये आगे भी जा रहा है ना, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a होगा। सर एक्सप्लेन कर सकते हैं आप एक बार प्लीज? ओ भाई साहब, सर मेरे को लगा कि इसका रोटेशनल और उसका नीचे जाने वाला सेम रहेगा सिर्फ। चल चल चुपचाप देख। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है और प्योर रोलिंग है, अगर लिखा है ना विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग है। हाँ। और अगर प्योर रोलिंग है तो इसका एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर ए होगा और आर अल्फा भी होगा ना, अच्छा हाँ, वो विच फिर इज नथिंग बट ए। यस सर, तो 2a होगा। यस सर, बोलो। यस सर। तो इसका ए, इसका 2a। आई बात समझ में? हाँ सर समझ आ गया। इसका एक्चुअली इसका लिखेंगे तो mg, स्मॉल mg माइनस c इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल ma। ठीक है? हाँ हाँ। सर, इसका अगर लिखेंगे तो t, अब यहाँ पर रोलिंग हो रहा है और देखो ये समझने वाली चीज है, सॉलिड सिलेंडर है, लिखा है हाँ ना सर, कहीं पर, फ्रिक्शन आगे लगेगा ना। तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही। हाँ सर। अच्छा, फ्रिक्शन तो लगेगा ही। अब बात आती है फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो एक तो अभी मैंने सिखाया था उसके हिसाब से r/2 से नीचे, मतलब इसके से, तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कहीं भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर बोलोगे उधर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो मुझे नहीं याद है, मैंने फ्रिक्शन पीछे ले लिया, ठीक है? यस सर, तो मैं लिखूंगा T माइनस फ्रिक्शन इज कैपिटल MA, और तीसरा लिखूंगा T प्लस फ्रिक्शन, ध्यान से देखना, इंटू R इज I अल्फा।
क्योंकि टी का भी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज, और अल्फा इज ए बाई आर। आया समझ में? तो हाँ। 2 4 को ऐड कर दोगे तो फ्रिक्शन चला जाएगा, टी मिल जाएगा, उस टी को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ए मिल जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। होगा? बोलो। हाँ सर। तो मुझे दिख रहा है टी हो जाएगा आपका, अल्फा को ए बाई आर पुट कर दो तो ए कॉमन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। इस टी को 1 में पुट कर दो तो ए मिल जाएगा। तो स्मॉल एम जी माइनस a into capital M plus I by R square, this is equal to 2M into a small a। होगा? ओ भाई साहब, हो गया अच्छा? हाँ। हाँ सर। तो a की हाँ, सर। वैल्यू होगी स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल M प्लस I बाई R स्क्वायर प्लस 2M, ऐसा होगा? हाँ सर। ये एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा शायद। आया समझ में कुछ? हाँ सर समझ आ रहा। तो सॉलिड सिलेंडर था ऊपर। यस सर। सॉलिड सिलेंडर है मतलब सॉलिड, तो आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर दो। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 पुट कर दोगे तो स्मॉल एम जी एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 3M बाई कैपिटल 2, ऐसा, आई मीन 3 कैपिटल M बाई 2 प्लस 2M, ऐसा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्मॉल एम जी अपॉन 3 टाइम्स कैपिटल M प्लस 4 टाइम्स स्मॉल एम। ये एक्सीलरेशन ए का वैल्यू हुआ, दैट इज किसका एक्सीलरेशन पूछा है? एक्सीलरेशन ऑफ फॉलिंग मास 2M होगा, 2A होगा, होगा। फॉलिंग मास का 2A होगा। हाँ, हाँ सर। हैंग हो गया मेरा पेन। 2A, दैट इज 4 स्मॉल एम जी अपॉन 3 कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m, ऐसा कुछ आंसर होगा। ठीक है, समझ के इसको कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता रहेगी क्या हम लोग को, क्योंकि फोर्स तो टी लग रहा है और उस हिसाब से हम लोग अगर जरूरत है ही नहीं, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। जब कह रहा है स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन कितना है जानने की जरूरत नहीं, बट सफिशिएंट है। ठीक। नहीं नहीं सर, अगर वैल्यू वैसे पुट करने करते के तो बाद फ्रिक्शन की जरूरत कितनी है निकाल सकते हैं, हाँ सर। है ना? नहीं सर, इक्वेशन 2 में अगर डाल देते वो रिक्वायर्ड वैल्यू तो उस हिसाब से थोड़ा और जल्दी जल्दी हो सकता था। टी का डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है वैसे ए के टर्म्स में।
मैंने गलत कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 2t आएगा ना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन t इक्वल टू इतना नहीं होगा, 2t इक्वल टू इतना होगा, तो t में यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो बताता हूँ कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये सब सही है, यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, करके देख लेना। और ये 2 के बदले 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। आई मीन यहाँ पर तो 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ये नीचे वाला 4 गया तो, और यहाँ पर फिर 2a में 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कॉपी कर लीजिए, हो जाए तो एक एक करके लीव कर सकते हैं। एससी भी पूरा अटेम्प्ट कीजिए, एससी भी सॉल्व करने लायक सब हो गया आपको। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं।